नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी के सभी आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम फिर मिले हैं एक और बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको बताया क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जो क्वेश्चन के आंसर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाई थी, इस थ्योरी ने हमको दिए और बहुत ही सटीकता के साथ दिए है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे कि हाउ ऑक्सीजन O2 इज पैरामैग्नेटिक। ये थ्योरी ने हमको बताया कि वो कैसे पैरामैग्नेटिक है। ये थ्योरी ने हमको कुछ न्यू कंसेप्ट दिए जो इसके पहले हमने नहीं देखे है। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी के बाद, वीबीटी के बाद, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये थ्योरी पढ़ी जाती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी है। ठीक है, पर इसके क्वेश्चंस, इसे क्वेश्चन जेडब्ल्यू की बात करो कि नीट, हर एग्जाम में अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, एंड अगर दूसरी भी कोई एंट्रेंस एग्जाम आप पढ़ रहे होगे तो बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चन आते हैं इसके। एंड जो इनके कोर कंसेप्ट है उसी के ऊपर आते हैं, जो बहुत टफ नहीं होते, बट आपको डिटेल में समझना चाहिए। तो ये लेक्चर बहुत ही डिटेल में गया, मीन्स हर एक एक्सपेक्ट एमओटी से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड हमने इसमें कवर किया। ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई ऐसा पार्ट नहीं रह जाएगा एमओटी का जो रिमेनिंग होगा। मैंने इसमें पूरे डिटेल में रखा है, इसीलिए ये लेक्चर लाने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल रखे मैंने। एंड दूसरी ओर मैंने इसमें जेडब्ल्यू प्लस नीट के अच्छे खासे पीवाईक्यूज भी रखे, लेटेस्ट पीवाईक्यू 2026 के। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं हमारे एमओटी को। ठीक है, अगर मैं एमओटी की बात करूँ थ्योरी की, तो इसमें लिखते हैं हाईली सक्सेसफुल, इसमें highly successful in predicting magnetic nature। अलग अलग कंपाउंड के मैग्नेटिक नेचर बताने में अच्छी खासी सक्सेसफुल थी। ठीक है, स्पेशली ऑफ फोटो, या लिख देता हूँ स्पेशली ऑफ फोटो, स्पेशली ऑफ O2। ठीक है, ये इसने बहुत अच्छे से किया था। दूसरा ये कि एमओटी जो हमें पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी फॉर, वी हैव टू स्टडी एमओटी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। मीन्स हमको केवल ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना है हमारे सिलेबस में जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल हो केवल। ठीक है, दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मीन्स दो एटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल हमको पढ़ना है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको मेनली इन दो क्राइटेरिया के अंदर पढ़नी है। मीन्स ये तो मैंने इसका एक बताया कि एडवांटेज, पहले वाला था एडवांटेज लिख दिया मैंने, ये जो ऊपर है। ठीक है, परंतु ये जो सेकंड वाला है मैग्नेटिक करंट, परंतु ये जो सेकंड वाला है हमको इतना ही पढ़ना है हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं हमारे पोस्टुलेट से। ठीक है, पोस्टुलेट मैंने लिख के लाया सो दैट हमको जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, समझना चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जस्ट एज इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले पॉइंट का सिंपल मीनिंग क्या है कि जैसे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, वैसे ही एमओटी का कहना क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ये भी न्यू बात है, अभी तक हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। पर एमओटी का कहना था कि एटम्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मींस अब जैसे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अब एक मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसके अंदर दो एटम हो गए। ठीक है, इस थ्योरी का कहना क्या था कि वो दो एटम के ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी सिमेट्री सेम है, ठीक है, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल मींस आसपास है, वो आपस में कंबाइन होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये इस थ्योरी की सेकंड बात थी, कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी आप बस ध्यान से सुनिए, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं इसको हम और एक्चुअल में देखेंगे कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, और हम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको और समझ में आते जाएगा, तो निश्चिंत रहिए उस बात को लेकर। ठीक, बस ध्यान से सुनते जाइए। दो बातें समझ में आ गई, एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियर। ठीक है,
जैसे एक एटम के अंदर न्यूक्लियस कितना होता है, एक, ठीक है। तो चाहे वो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो न्यूक्लियस के आसपास, वो किससे इन्फ्लुएंस होगा, केवल एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होगा। परंतु इस थ्योरी का कहना क्या है कि भाई अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें एक से तो ज्यादा ही एटम हो गए, ठीक है। अब एक से ज्यादा एटम है तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो गए। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 और मोर न्यूक्लियर। ऑब्वियस बात है भाई, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए तो उनका इन्फ्लुएंस भी आएगा। इस थ्योरी का ये कहना था, ठीक है, कि इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाता है। सेकंड बात करते हैं, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल्स द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। मीनिंग जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही हमारे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, जैसे अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा है, जैसे कि CH4 की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। इसका मीनिंग क्या है कि sp3 जो ऑर्बिटल बनते हैं कितने बनते हैं, 4। क्यों 4 बनते हैं, क्योंकि एक s और 3 p कंबाइन है, मीन्स 4 ऑर्बिटल कंबाइन होके, मीन्स 4 नॉर्मल ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वैसे ही यहाँ पे जब अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी तो क्या बनेगी, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये लिखा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इक्वल्स द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। मींस जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हमारे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। ये हमारा 4th पॉइंट। अगला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो क्या होता है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस होते हैं तो उनके पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। एक होते हैं बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल, एक होते हैं बहुत स्टेबल ऑर्बिटल, एक होते हैं लेस स्टेबल ऑर्बिटल, ठीक है। तो 2 टाइप के होते हैं। देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी देन एंटी बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है एक्चुअल में। अभी बस ध्यान में रखो कि बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी लोअर एनर्जी, ठीक है। अगर लोअर, ये तो पता है आपको केमिस्ट्री में, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या लिखा है, हैव लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी देन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। 5th पॉइंट कवर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू द ऑफ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। जैसे हम नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, जिस फैशन में इलेक्ट्रॉन भरते हैं या जिन रूल के अकॉर्डिंग, जिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सेम प्रिंसिपल, सेम फैशन, सेम ट्रेंड हम किसमें लगाना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते समय, ठीक है। अब वो कैसे लगाना होता है, क्या करना है, वो हम आगे देखेंगे। बट अब इतना ध्यान में रखो कि हमको सेम ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है वाइल द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये 6 पॉस्टुलेट थे, मैंने एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में इसको यहाँ पे लिखा है, पढ़ के आप समझ जाना, ठीक है। ये कोई पूछता नहीं है, बट थ्योरी वाला एग्जाम में जो स्टेट बोर्ड और CBSE एग्जाम होंगे तो उसमें काम आ सकता है। अब क्या है, देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी हमने क्या देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बात दिखाई कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 टाइप होता है, एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब समझते हम कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनता कैसे है, ठीक है। ये जो मैं बताऊंगा ये आपके लिए न्यू है, ठीक है। तो मैं जितना ही बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप लोग के लिए ध्यान से सुनना, मैं आराम से बताता हूँ आपको, ठीक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मीनिंग कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, और जो कंबाइन होने का फॉर्मेट है वो कैसा है, एक तो एडिटिव होगा या सब्ट्रैक्टिव होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है कि वहां पे एक्सपोनेंशियल या फिर मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होगा, इतना बस ध्यान में रखो। इसमें लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला क्या है, सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखते हो डायरेक्टली। मान लो मेरे पास कोई एक ऑर्बिटल है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, मुझे नहीं पता क्या नाम है, और यहाँ पे एक और है, ठीक है, एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जो हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, ठीक है, इनका होता है वेव फंक्शन साई। जैसे ये देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हम देखते हैं कि हाँ ऐसे ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, बट मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन इसके लिए आता है, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया जाए, इसके लिए हम लेते हैं साई ए और इसके लिए लेते हैं साई बी। ये कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये एस जैसा दिख रहा है, मैं जानता हूँ ये एस के जैसा दिख रहा है, ठीक है, परंतु अब मान लो कोई भी और, कोई और भी हो सकता है, बस हमें एक समझने के लिए चाहिए। तो ये कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये साई ए और साई बी, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं साई ए को
साई ए ये है, ऐसा है मान लो, ठीक है, ये है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस क्या है सर, इसको बोलते हैं हम फेज। क्या होता है फेज, मत समझो, आपको समझना ही नहीं है, मैं जो बताऊंगा वो ध्यान देना, ठीक है। साई साई बी की बात करते हैं। साई बी क्या आएगा, साई बी ऐसा होगा, और ये आएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल ये उनके है वेव फंक्शन, ठीक है। अगर मैं उनके वेव फंक्शन की बात करूं, ठीक, यहाँ तक, और ये होगा वेव फंक्शन। अब देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है। अगर साई ए प्लस साई बी हुआ, मींस अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव हुआ, ठीक है, तो इससे बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मींस साई ए माइनस साई बी, दैट विल बी, अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ, ठीक है, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव, तो उससे बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। साई ए और साई बी है अगर हमारे पास है, ठीक है। इसको ना मैं वैसे बना देता हूँ इसी की जैसे, सो दैट आपको ना ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसा रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको ना यहाँ पे ला देते हैं और इसके एम्पलीट्यूड में बदलाव कर देंगे। ये जो था, ये साई बी इज इक्वल टू साई साई बी, ये जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा, ये मान लो है कि ए स्मॉल है, ठीक है, और ये कितना है स्मॉल बी, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड ऐसे मान लो, ये हो गए साई और साई बी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दिखाता मैं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव देखते हैं, साई ए प्लस साई बी, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया साई साई बी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये है हमारा बी और ये है हमारा ए, ठीक है। अगर ये ऐसे हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या बनेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा तो दोनों की एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आएगा, अब ये जो आया ये कितना आएगा ए प्लस बी, ठीक है। ये होगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, इसको देते हैं साई ए बी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात की जाए, ये हो गया पहला, और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात की जाए साई ए माइनस साई बी, तो क्या होगा, एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हो गया कॉपी, कलर चेंज। अगर अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, देखो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो जो एम्पलीट्यूड बढ़ा था वो घट जाएगा, वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा साई ए बी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इससे जो हमारा ऑर्बिटल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बनता है यहाँ से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ये है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये है, ठीक है। तो ऐसे होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब मुझे क्या समझाना, देखो, और हमने एक ऑर्बिटल लिया था, हमको देखो एस जैसा दिख रहा है पर एस मत पकड़ो। दूसरी बात, ये जो वेव फंक्शन है इसका है। अब ऐसा मत समझ लेना कि सर ये एग्जैक्टली इसी का है,
समझाने के लिए बनाया जाता है ऐसा, समझ रहे हो, बुक में अलग बनाया जा सकता है, समझाने के लिए बनाया जाता है ऐसा। समझाने के लिए साई ए हो गया, साई बी हो गया। इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन किसी ऑर्बिटल का। वेव फंक्शन क्या होता है? आसान भाषा में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, या मैं कहूँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, साई ए और साई बी, ये दो ऑर्बिटल का। ठीक है, अब मैंने बताया कि अगर दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो क्या बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, ये एडिटिव इन नेचर मींस एडिटिव हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ये सब्ट्रैक्टिव इन नेचर होता है क्योंकि यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए कम हो गया। अब देखो आप सोच रहे हो कि सर अगर इसमें और इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ये तो पूरा जीरो हो जाना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात सच है, मैं जीरो ही बना सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये सब समझाने के लिए बनाया जाता है कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एम्पलीट्यूड कम हो गया। ठीक है, मैं अगर वहाँ जीरो भी कर देता ना, मीन्स ऐसा कोई लाइन बनाता नहीं तो भी बात एक ही होती। वैसे ही यहाँ पे देखो एडिटिव इंटरफेरेंस हुआ है तो मैंने बढ़ा के दिखा दिया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव है तो कम कर दिया। समझाने के लिए बताया जाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमको कंसेप्ट समझना है कि कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, उससे कौन कौन से ऑर्बिटल बन रहे हैं, और इसमें हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक ये बातें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहां तक हमने देख लिया। अब आपको क्लियर ना बच्चों की मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे बना, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये देखो यहाँ पे हमने देखा था ना कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी, तो ये जो होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक, यहाँ तक हमने ग्राफिकल देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो मैंने अभी बताया वहां पढ़ा है, अब उसके हम थ्योरी देख लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कंडीशन है कि वो अच्छे से कंबाइन हो। ठीक है, दे मस्ट हैव सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, मींस सेम एनर्जी होना चाहिए या फिर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। बहुत अगर दूर दूर एनर्जी जैसे कि 3D और 1s, तो 3D 1s नहीं कंबाइन हो सकते, बहुत डिफरेंस एनर्जी का। दे मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बाय कन्वेंशन z एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये बात ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय कन्वेंशन z एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मींस क्या होता है कि जब दो ऑर्बिटल आके कंबाइन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हमने डिफॉल्ट से मान रखा है कि भाई वो दोनों z एक्सिस से आते हैं। इसका मीनिंग क्या, देखो अगर मेरे पास ऐसे तीन एक्सिस है, ठीक है, ये x है, ये है y एक्सिस और ये रहा हमारा z एक्सिस। ठीक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट ऐसा मान के रखा है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा वो z एक्सिस से होने वाला है। ठीक है, अब z एक्सिस से होगा तो इससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास px है, ठीक है, px है। अच्छा रुको, मैं इसको ना क्वेश्चन में समझाऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि बाय कन्वेंशन हमने जो एडिशन होने का मान चुके हैं, ठीक है, वो हमने z एक्सिस को माना हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, बाय कन्वेंशन z एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक क्वेश्चन आएगा आगे, मैं उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा, इस बात को ध्यान में रखना बस अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। दे मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ये तो वही बात है कि भाई जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, तीन बेसिक पॉइंट है, सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन इंक्रीजेस। अभी जो हमने देखा ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, उससे बनते बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, अभी मैं आपको एक ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा इसके बाद। ठीक है, पर अभी पहले देख लो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस कितनी इलेक्ट्रॉन है वहां पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन इंक्रीजेस। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें दो न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होती है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है वहां पे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मींस वो पास में आ सकते हैं विदाउट रिपेलिंग ईच अदर, इसीलिए उनकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉजेज अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर। अब क्या होता है देखो, जैसे कि दो न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, अगर इनके बीच में बहुत सारी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का रिपल्शन कम हो जाता है। ठीक है, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस कम हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जो हमारी स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ये इसका कोर रीजन है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि उनके न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो दोनों न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करते या रिपेल कम करने लगते हैं। ठीक, ये हो गया लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल।
जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए उनसे ज्यादा स्टेबल होता है ये, ठीक है। फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव एडिटिव ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन था हमारा मैथमेटिकल, रिप्रेजेंट बाय सिग्मा पाई और डेल्टा। हमको अपने सिलेबस में केवल ये दोनों पढ़ना है, यहाँ तक तो हमको जाना भी नहीं है, सिग्मा और पाई तक ही पढ़ना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये यहाँ पे मैंने बना के छोड़ दिया सो दैट सही रहे। अगला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग अभी हमने देखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन डिक्रीजेस। ये देखो पहला ही पॉइंट वही है इसके ऊपर कि इंटरन्यूक्लियर रीजन में हमारी जो डेंसिटी कम हो जाती है, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ एक न्यूक्लियस है, अगर इसके बीच में इलेक्ट्रॉन कम है, मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर प्रेजेंट है अगर इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम, मीन्स इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है वो बढ़ जाता है, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीजेस। अब दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इस कारण से इन लोग की एनर्जी ज्यादा, किन लोग की, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है ज्यादा, स्टेबिलिटी होती है कम, क्योंकि उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई कम, दोनों के बीच का रिपल्शन बढ़ने लगेगा और स्टेबिलिटी हमारी कम होने लगेगी, ठीक है बच्चों। ये कोर रीजन है कि ये क्यों ऐसे है, मीन्स स्टेबल नहीं होते हैं। दोनों पॉइंट मैंने बता दिया, कॉजेस रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस, देखो इलेक्ट्रॉन्स इन कॉजेस रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस, हायर एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। आसान वही बात है जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, ये लोग कम स्टेबल रहते हैं। ये कैसे बनते हैं, फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव या सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। स्टार्टिंग में दिखा मैंने और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऑब्वियसली हमें ये पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में था ही नहीं ये वाला, ठीक है। इसको ऐसे स्टार से दिखा जाता है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, ठीक है, तो इनको स्टार लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया इसकी स्टेप बारे में, ठीक है। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल डेजिग्नेटेड एज सिग्मा, पाई और डेल्टा। डेल्टा हमको पढ़ना नहीं है, सिग्मा और पाई हमको देखना, मींस जैसे वीवीटी हमने देखा ना सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते, तो यहाँ पे भी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके अंदर भी दो क्राइटेरिया क्या रहता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। पहला पॉइंट तो बेसिक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, whereas पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो ओवरलैपिंग होती है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, इसलिए सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है। और मैं और इसको डिटेल में समझाऊंगा, मैंने डायग्राम भी इसमें बना रखा है, पर डायग्राम को समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि सिग्मा और पाई बनते कैसे, ठीक है। अच्छा देखो अभी ये मैंने पहले से ही बना लिया था क्योंकि इस सब में बहुत समय चल जाता है और हमें डिटेल लेक्चर बनाना जितना हो सके कम समय में, ठीक है। तो अब देखते हैं, समझना बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास 1s है, यहाँ पे ही 1s है, उसमें देखो एक सेंटर में आपको वो दिख रहा होगा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। 1s ऑर्बिटल 1s, ये प्लस है माइनस है, अगर प्लस है इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर वहाँ माइनस है इसका मीनिंग क्या, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर 1s ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो देखो हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल बनेगा उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार्टिंग में याद है, इस लेक्चर के स्टार्टिंग मैंने जो आपको दिखा तो एक मैथमेटिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ये देखो ये ऑर्बिटल वाइज रिप्रेजेंटेशन है, ये देखो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इन दो न्यूक्लियस के बीच में ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस कारण से क्या होता है कि ये स्टेबल है, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं सिग्मा 1s, ठीक। अगर 1s माइनस 1s, माइनस का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा वो क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, और इन दोनों बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है। अब कैसे कम बताता है एक और बात, इसको बोलते हैं जो बीच की खाली जगह है ना, इस खाली जगह को बोलते हैं नोड। नोड का मीनिंग होता है कि ऐसा एरिया या ऐसी प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर हो, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे लिखना रहे तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिख देता हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके, एरिया ऑफ लीस्ट
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ऐसा एरिया उसको हम नोड बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, जीरो भी हो सकती है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, बहुत ही कम, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया लीस्ट, कम से कम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिख रहा है बच्चों, देखो बॉन्डिंग में जो हमारे न्यूक्लियस है उन बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमको दिख रही है। सर ये प्लस साइन किस बात का है, सर ये किस साइन में आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेज। जो हमारे 1s ऑर्बिटल होते हैं पूरे के पूरे एक फेज के हो गए, चाहे तो प्लस चाहे तो माइनस, ठीक है। इग्नोर करो आप, बस डायग्राम को ध्यान में रखो कि हाँ ऐसा दिखता है भाई, ये दिख रहा है एकदम मेरे को आलू जैसा, ठीक है, और इधर न्यूक्लियस है और यहाँ पे दो आलू दूर दूर है, न्यूक्लियस इनके यहाँ पे, ठीक है बच्चों। देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या हो गया, यहाँ पे माइनस और प्लस जनरेट हो गया और यहाँ पे केवल प्लस ही है, और ये हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग केवल एक स्टार का डिफरेंस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वो बात की हमने 1s की, ठीक है, 1s हो कि 2s हो सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं पी ऑर्बिटल। देखो ये क्या है, 2pz और 2pz, 2pz ही ऐसा मैंने क्यों लिखा, 2px क्यों नहीं लिखा, रीजन क्या है। देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने बाय कन्वेंशन क्या मान के रखा है कि z एक्सिस से हमारे ऑर्बिटल आने वाले, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो pz होगा, ठीक है, pz होगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर pz जब आएंगे एक दूसरे के पास, इधर से एक pz आएगा और एक इधर से pz आएगा, देखो ये वाला जो है यहाँ से, जब ये इधर से आएगा और ये यहाँ से ऐसे आएगा, तो इन दोनों एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे, देखो ऐसे फेस करेंगे, ठीक है। पर अगर मैं x की बात करूं, अगर मैं x की बात कर दूं यहाँ पर, अगर मेरे पास px होता, ठीक है, px होता तो वो ऐसा दिखता, ठीक है। वो अगर आता इस डायरेक्शन से, ठीक है, तो वो ऐसा फेस लेकर आता, मीन्स उसका जो फेस होता ना वो ऐसा नहीं ऐसा होता, समझ लो, जैसे कि ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, x, वो ऐसा आता, और इधर से भी जो x आता ना वो भी ऐसा आता, तो उनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती। केवल x है जिसकी फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। ये बात अगर नहीं समझी होगी जो मैंने अभी बताया तो मैं एक और बार डिटेल में बताऊंगा आगे, ठीक है, बट मेरे को अभी मिला तो मैंने सोचा बता ही दो क्योंकि थोड़ा समझने की बात है। समझा ना बच्चों, नहीं समझा तो कमेंट कर दो, मैं उसके बारे में देख लूंगा। 2pz फेस टू फेस ओवरलैपिंग है तो क्या बना है, सिग्मा 2pz। हमें पता है फेस टू फेस ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ बना सिग्मा 2pz। अब देखो सिग्मा 2pz में ये दिख रहा है व्हाइट और व्हाइट थोड़ा सा, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है, और देखो न्यूक्लियस के बीच में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मीन्स ये जो एरिया दिख रहा है उनको क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना वहाँ पे, वैसे ही इसलिए बना हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ये देखो अब यहाँ पे माइनस हुआ, माइनस का मीनिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखो क्या हुआ, दोनों के बीच में जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में देखो एक नोड आ गया। नोड का मीनिंग क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है, तो उससे बना हमारा सिग्मा स्टार 2pz, और ये बना हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने P देखा था फेस टू फेस ओवरलैपिंग, अब देखो px, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि px अगर z एक्सिस से आएगा तो एक दूसरे को कैसे ऐसे ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, इसीलिए देखो ये ऐसे बने हुए साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। प्लस है मीन्स कंस्ट्रक्टिव, माइनस है डिस्ट्रक्टिव। अगर प्लस हुआ, ठीक है, प्लस हुआ तो देखो ऐसा होगा, जो नोड है, ठीक है, वहां पे ये हमारे दोनों क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, और ये चिपका रहता है एक्सैक्ट ऑलमोस्ट ऐसे, ठीक है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के रहती है। इस कारण से क्या होता है कि पाई 2px बना है। इसका शेप देख लो बच्चों, शेप देखना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कितनी नोड है, केवल एक नोड है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करो तो उसमें देखो दो नोड बनी है, देखो यहाँ पे एक पंख बना, यहाँ तितली जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा तितली जैसा, ऐसे भी याद रखना। और इस बात का ध्यान में रखो, ये जो माइनस प्लस साइन है इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखो माइनस माइनस अपोजिट में, प्लस प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे देखो प्लस ऊपर माइनस नीचे। तो इस बात का ध्यान रखना और इसको एज इट इज विद सिंबल याद करना, एकदम दिमाग में आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में फिट हो गए ना तो अगर क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हो, इजी रहते हैं। एंड एक क्वेश्चन सॉल्विंग करने का जो वो रहता है ना हमारा माइंडसेट, वो भी बहुत क्लैरिटी के साथ रहता है कि हाँ ये ऐसा दिखता है। तो इससे क्या बना हमारा पाई स्टार 2px बना, ठीक। हमारा क्या कहते हैं इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ दो नोड है, देखो एक नोड ये वाली और एक नोड ये वाली, ठीक है। तो ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक। तो ये हमारे वो थे फॉर्मेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि साइडवाइज ओवरलैपिंग हुई तो क्या बनेंगे, पाई बनेगा। और इसके पहले हमने क्या देखे थे, ये थे सिग्मा और ये भी थे सिग्मा, ठीक है। इसलिए हमने सिग्मा सिग्मा यूज किया, ये भी सिग्मा यूज किया हमने, और यहाँ देखो हमने पाई का यूज किया, ठीक है।
तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ओवरलैपिंग समझ में आ गई। अगर मैं ये सब बनाता अपने हाथ से तो बहुत समय चले जाता है सब में, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं ज़्यादातर बड़ा समझाने में फोकस करता हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे की बात देखते हैं, वो ये है कि एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। हमने जो इतना पढ़ा अभी तक वो क्यों पढ़ा? सो दैट हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना सके, ठीक है। और उसमें दो केस आते हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए। पहला केस क्या है, देखो, केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या बोलते हैं? वेयर sp मिक्सिंग इज प्रेजेंट, Li2 Be2 B2 C2 एंड देयर चार्ज स्पीसीज। आसान भाषा में समझाता हूँ, जब भी हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बोला, ठीक है, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल को, उसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर उसके टोटल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं इसकी बात किसकी, N2 करता हूँ, ठीक है। N2 की बात मैं अगर करूँ, N2 की अगर मैं बात करूँ, अरे अगर मैं N2 की यहाँ बात कर दूँ, ठीक है, N2, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर है 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। एक में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 और इधर 7 है, टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर हमारा जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर उसके अंदर 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे होती है sp मिक्सिंग। देखो इसको बोलते हैं, मींस s और p ऑर्बिटल के बीच में इतनी कम एनर्जी का डिफरेंस है कि वो लोग कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करने से क्या होता है कि उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी में कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है, और वो डिफरेंस आने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ शिफ्टिंग हो जाती है, वहां मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड केस क्या आता है हमारा, कि अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो 14 से ज्यादा है, 14 नहीं है, 14 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा है, तो हमारी sp मिक्सिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि s और p के एनर्जी डिफरेंस इतना बढ़ जाता है कि वो मिक्सिंग नहीं कर पाते, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है, बट सुन लो बस, ठीक है। sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है, नहीं होने से क्या होता है, वहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनके एनर्जी में कोई ना कोई डिफरेंस आता है, और वो क्या आता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और एक बात का ध्यान में रखना, चाहे नाइट्रोजन है उसकी चार्ट स्पीसीज हो, वो आते हैं केस 1 की कैटेगरी में जहाँ पे sp मिक्सिंग होती है, ठीक है। पर अगर ऑक्सीजन की बात करूँ या उसके स्पीसीज की बात करूँ तो वहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। और रूल क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन वाला रूल ध्यान में रखना, 14 या उससे कम या उससे ज्यादा। चलो आ जाओ मैदान में, बहुत होगी बातें इधर उधर की, अब देखते फीलिंग होती कैसे, वो आप देखो और उससे उसको समझो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, केस 1 C2 दिया है। C2 मीन्स कार्बन के दो मॉलिक्यूल है। एक कार्बन के अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा लूं कैसे है कि 1s2 2s2 2p2, इसका मीनिंग क्या है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल ये जो कंपाउंड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 6 = 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो क्या होता है, कार्बन है हमारे पास, इधर एक रखते हैं हम, इधर एक रखते हैं, इसके पास कितने ऑर्बिटल है, स्टार्ट करते हैं 1s से, ये 1s ऑर्बिटल, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, 2s आएगा, फिर p होगा, उसमें केवल एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे भी अब इस कार्बन के पास है तो इस कार्बन के पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे और इधर भी, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे ये 1s है, ये 1s है, ये वाला 1s है, ये कंबाइन हो गए तो देखो दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक ऊपर जाता है और एक हल्का सा नीचे आता है, ठीक है। ये है एनर्जी, ठीक है। इसका मीनिंग, इसकी एनर्जी ज्यादा और इसकी एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी कम उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। सिग्मा क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस ओवरलैपिंग हुई है। दूसरी बात 1s क्योंकि 1s से बने, सिग्मा 1s, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s। ये बना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ध्यान में रखना, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये बना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि दो ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे, दो बने। यहाँ पे देखो दो, ये क्या है 2s, 1s के जैसे ये भी दो बनाए गए, यहाँ पर एक और यहाँ पे एक नीचे, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। और इसको हम कैसे देखिए, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 p के ऑर्बिटल है, यहाँ 3 के p ऑर्बिटल है, ठीक है, px py pz। ये तीन देखो, इधर 3 है इधर 3 है, अगर टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे टोटल, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है।
तो ये मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया सो दैट आपको पता चले कि मैंने वहां पे क्या कारीगरी करी है। अब इसको करना करते हैं चालू धीरे धीरे, ठीक है। इसको मिटाना नहीं था, मुझे लगता है बने रहते तो ठीक है। ये मैंने रफ बताया सो दैट आपको एक बस आइडिया रहे थोड़ा सा। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर, चिवड़ा दिख रहा है। ठीक है, टोटल का टीवी ले लिया इसमें, चलो कोई बात नहीं। ये देखो हमारा जो एनर्जी डायग्राम है ऐसा दिखता है। अब मैंने इसको बहुत साफ सुथरा इसलिए लिखा है क्योंकि भाई इसको बनाने में लगता है समय और जमता भी नहीं है। अब बात करते हैं हम, ठीक है। ये एटम, ये एटम, हम किस एटम की बात कर रहे हैं? C2 हमारे पास मॉलिक्यूल है, मीन्स यहाँ पे क्या एक कार्बन एटम ये रहा और ये कार्बन एटम यहाँ रहा, ठीक है। हम सबसे पहले साइड में कार्बन की फिलिंग करते हैं, ठीक है। इस कार्बन के पास क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं, 1 2। ये हो गई इधर की फिलिंग, ठीक है। यहाँ की फिलिंग कैसे होती है, s में कितने 2, 2s में 2, 2p में कितना है 1 2। ये हो गई 2p की फिलिंग, ठीक है। अभी मैंने क्या भरा, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम क्या भरेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने आपको क्या बताया था, फिलिंग का रूल क्या होता है, जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल में रूल लगाते हैं वो भी यहाँ लगा, वही यहाँ लगाने पड़ते हैं। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ के 2 यहाँ के 2, मीन्स टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने 2। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जाता है स्टेबल में, तो स्टेबल कौन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें जाएगा 1 2 1 2 1 और ये रहा दूसरा, मीनिंग 4 इलेक्ट्रॉन थे, हमने यहाँ पे फिल कर दिए, ठीक है। इनकी बारी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ऑर्बिटल भी 2 है, तो 1 2 1 2, ये भी हमने फिलिंग कर दी। यहाँ तो हो गया। अब कौन बच्चा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल देखो 1 2 3 4 बहुत सारे हैं, तो फिलिंग सबसे नीचे से होगी 1 2 3 4। रूल हमारा याद है ना, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में बढ़ते हैं वैसे भरना पड़ेगा। हंट्स रूल, ऑफबर रूल सब लगा के हमको भरना है, ठीक है। 1 2 3 4 वो मीन्स 1 2 3 4 हमने फिल कर दिया। ऊपर के देखो 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल रह गए खाली, ठीक है। 4 ऑर्बिटल क्या रह गए, खाली। हमारे पास 2 टर्म आती है, एक आती है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आती है HOMO, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा इसमें, ये वाला, ठीक है। ऐसा सबसे ऊपर का इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया। फिर एक आता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, LUMO, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम इसको बोलते हैं कौन सा, ये वाला। ये देखो ये सबसे लोअर ऐसा ऑर्बिटल है जो कि ऑक्यूपाइड नहीं हुआ। तो ये 2 टर्म को याद रखना, पेपर में कभी कभी आ सकती है कि बताओ C2 के अंदर क्या कहते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, मींस हमारे जो होमो और लुमो कौन कौन से, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कार्बन का एटम है इसके साथ एक विशेषता वाली बात क्या है कि इसके सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गए हैं, पाई के अंदर गए। दिखा है देखो, पाई और बिल के अंदर गए। इसका मीनिंग पता है क्या है, इसका मीनिंग पता है क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि, इसका मीनिंग ये है कि हियर बिटवीन C2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट। समझो, C2 पाई, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। इसको बाद में लिखता हूँ, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट। इससे पहले हम और कुछ टर्म को जान लेते हैं, ठीक है। अब इसी से मैं आपको सब टर्म समझा देता हूँ। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपको सीखना है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जब भी आप MOT पढ़ोगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर तो पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या आता है, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, BO इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2, ठीक है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन, देखो पहले हम बॉन्डिंग की, ठीक है। नीचे वाला बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बॉन्डिंग के अंदर। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4, बस 4 ही है, ठीक है। -4 इक्वल टू 2, आंसर कितना आया, 2 आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर 1 का क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, बॉन्ड, अब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3 मीन्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मीन्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अगर 1 बॉन्ड ऑर्डर है तो मीन्स सिंगल बॉन्ड, 2 है तो मीन्स डबल बॉन्ड, एंड 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड 2 एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या आया 2, इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर C2 हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जो हमारे सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ रहे हैं, पाई ऑर्बिटल के अंदर आते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो दोनों बॉन्ड है, दीज 2 बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, ठीक है। दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे पास 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, पर कार्बन के केस में दोनों के दोनों कौन से है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, ये हो गई यहाँ तक बात, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अगला देखते हैं, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से और बातें हमको पता करनी, क्या सेकंड है नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नहीं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, ये देखो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0 देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है, हमारा अभी कितना है हमारा 2, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। बट इफ बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 0 या इक्वल टू 0 अगर आ गया, इफ ऐसे लिखता हूँ इज इक्वल टू 0, ऐसे इक्वल टू लेस देन लिख दो, इक्वल टू लेस देन 0, देन मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट मीन्स अगर कभी किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मीनिंग ये थ्योरी क्या बोलती है कि ये तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर किसी एटम का, ऐसा किसी मॉलिक्यूल का, डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है क्या, He2, हीलियम का बना के देख लो MOT, पता चलेगा बॉन्ड ऑर्डर आता है 0, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ एग्जाम्पल He2, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 0 तो मॉलिक्यूल गया। यह हुई पहली बात। दूसरी बात हमको क्या ध्यान में रखनी है कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन, इफ नंबर, ऐसे नहीं, इफ नंबर, ऐसे भी नहीं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल इज स्टेबल, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बट इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, या मैं कहूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों केस में क्या होता है, इन बोथ द केसेस मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल, मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल, ठीक है। ये यहाँ पे एक बात देखनी पड़ती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इसको इक्वल टू ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे कि अगर मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल, ठीक है, अगर बॉन्डिंग लेस हो गई या फिर इक्वल टू रहेंगे, इस बात का ध्यान में रखना। क्या बॉन्डिंग अगर ज्यादा एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, पर अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल रहता है। ये होगी दो बातें ध्यान में रखेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, तो इसी का ही पार्ट था, इसी का पार्ट है स्टेबिलिटी का, ठीक है। यहाँ मेरे को पॉइंट नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और बातें देखते हैं इसके अंदर, और हम क्या देख सकते हैं
ये देखो यहाँ पे क्या था, हमारा बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो C2 स्टेबल भी है, ये कहीं ना कहीं। अगला देखते हैं, तीसरा स्टेबिलिटी हो गया। क्या देखते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड। जैसे कि नेचर ऑफ बॉन्ड में हम देख सकते हैं क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नॉर्मल दिमाग है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो लेंथ तो कम ही होगी। दूसरी बात, लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ होती है उतनी बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ जितनी बढ़ेगी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी घटेगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी बढ़ेगी। मींस बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है, ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक, तो ये गोल्डन बातें हैं कुछ, ये ध्यान में रखना, इन बातों को अपने ध्यान में रखना, अपनी स्मृति में बसा लो। ठीक है, लास्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट। इसको देखते हैं मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर की बात की जाए तो मैग्नेटिक नेचर, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल इज क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, या दूसरी भाषा में इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। तब मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान में रखना। तो ये इन चारों प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना बच्चों, बहुत ही काम की। ठीक है, कौन कौन सी, मैग्नेटिक नेचर। देखो अभी हमने कौन सा किया, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया। इसमें देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक में, इसमें देखना साइड में नहीं है, साइड में नहीं, इसमें देखो पेयर्ड है, पेयर्ड, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो, पेयर्ड तो पेयर्ड होता है और अनपेयर्ड तो अनपेयर्ड होता है। तो अगर पेयर्ड है इसका मीनिंग क्या है कि हमारा C2 डायमैग्नेटिक नेचर का है। अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो कौन सा नेचर हो जाता, पैरामैग्नेटिक नेचर होता। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यह मैंने और बना के रखा है, अगर मुझे किसका एग्जांपल लेना है, अभी मैंने किसका लिया था, हमारा केस 1 चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, किसका, हमारे एग्जांपल ले लेते हैं N2 का। अगर मैं N2 की बात करूँ, ठीक है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, नाइट्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7। ठीक है, तो उसको फिल करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे फिल करते हैं, दूसरा होगा जो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया 7, ये नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, बीच में क्या बनता है, N2। नाइट्रोजन की बात करें, फिलिंग कैसे करना, देखो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, 1 2 3 4, यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, कैसा आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गई हमारी फिलिंग। ठीक है, तो मैंने अभी डायरेक्ट और स्पीड में किया क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी N2 का डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखे किसी ने पूछा कि बताओ भैया क्या स्टेबल है, स्टेबिलिटी का हम क्या चेक करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 किसमें है, बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग कितने, 1 2 3 4, हाईली स्टेबल है। अगर कोई पूछेगा कि N2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 2 3 4 माइनस 4/2 कितना आएगा, 3। मीन्स N2 के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 आते हैं क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और ये रियलिटी भी है, हमको पता है कि N2 के बीच में कितने बॉन्ड आते हैं, 3 बॉन्ड आते हैं। इस तरह से हम डायग्राम की हेल्प से सब की सब बातें निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और, अगर मुझे साइड में है क्या जगह, देखो मैंने यहाँ पे O2 बना रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं बना के दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसका लो, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं N2 पॉजिटिव। अगर मैं N2 पॉजिटिव की बात करूँ, देखो क्या होता है, N2 पॉजिटिव मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 + 7 कितना, तो 14, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4
5 6 7, ये हो गया 7, एक सेट 7 हो गया, एक में से कम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि हमको पता है एक में तो पॉजिटिव है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n, और यहाँ पे लिखता हूँ n पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे आएगा n2 पॉजिटिव। फिलिंग करना स्टार्ट करो। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 1 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, मीन्स N2 क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया, ठीक है। पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर हम इसकी बॉन्ड पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे तो भी कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम इसमें से सब निकाल सकते हैं। मैं निकाल क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि बच्चों भी आसान है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये भी बताना आसान है कि मैग्नेटिक नेचर है कि नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा तो मैग्नेटिक नेचर है, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जितना ही बाकी का नॉलेज होगा हम क्वेश्चन में उसको करें ग्रैप्स, ठीक है। बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल के बाद हमारे पास क्या है, एक है यहाँ पे, एक और मैंने जगह छोड़ रखी है, और यहाँ पे ये रखी है, देखते हैं। O2 मॉलिक्यूल है, O2 का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। मीन्स इसके पास इतने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। फिल करते हैं यहाँ पे एक हो, यहाँ पे एक हो, तब जाके बनता है O2। फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिलिंग करना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं स्पीड भी कर रहा हूँ, आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। O2 का डायग्राम बना रहे हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मीन्स NB माइनस Na अपॉन 2। बॉन्डिंग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 मीन्स माइनस 6 अपॉन 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2। इसका मीनिंग ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, मैग्नेटिक नेचर की बात करो। मैग्नेटिक नेचर, सिंस देखो वहां पे कितने, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। इसी कारण से हमारा जो ऑक्सीजन होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हेंस पैरामैग्नेटिक इन नेचर, हेंस पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इस बात को एकदम दिमाग में बसा लो बच्चों, इस थ्योरी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। उसने O2 को एक्सप्लेन किया था, जिसमें VBT हो गया था फेल। इसी कारण से इस पे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और आपको होना चाहिए दिमाग में याद, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन की बात थी तो बॉन्ड ऑर्डर भी बता दिया मैंने, कैसा दिखता होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मींस डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नॉर्मल हुई है सिग्मा और पाई वाला खेल, मींस एक सिग्मा एक पाई। और मैग्नेटिक नेचर क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मीनिंग ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। बाकी बातें तो आप आराम से समझ सकते हो। ये समझो बच्चों, फीलिंग कैसे करता है, बनाया कैसे जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, ये क्या था, केस 2। मैंने आपको क्या बताया था, केस 2 के अंदर क्या होता है, जैसे ही 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस और पी की मिक्सिंग हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एस और पी की मिक्सिंग होती है, तो क्या होता है, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई देखो सिग्मा के नीचे है। यहाँ पे देखो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई सिग्मा के ऊपर है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना, बाकी पूरा पूरा सेम है। देखो बाकी देखो यहाँ पे भी 2 बराबर, यहाँ 2, पर यहाँ पे पाई नीचे सिग्मा ऊपर, फिर सिग्मा स्टार और पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ठीक है। परंतु यहाँ देखो सिग्मा नीचे, पाई ऊपर चला गया, और पाई स्टार और सिग्मा स्टार तो एज इट इज, मींस डिफरेंस बस यहाँ पे है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना, गलती मत करना बच्चों। क्या कि देखो जब 14 से इलेक्ट्रॉन कम होगी, 14 से इलेक्ट्रॉन कम है, तो एस और पी की मिक्सिंग होगी, एस और पी की मिक्सिंग होगी तो पाई बॉन्ड आ जाएगा नीचे, ठीक है, पाई वाले ऑर्बिटल आ जाएगी नीचे। पर जब एस और पी की मिक्सिंग नहीं होगी, मींस 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, यहाँ पे कितने 18 इलेक्ट्रॉन है, हेंस नो sp मिक्सिंग, ठीक है। अगर नो sp मिक्सिंग हमको देखने को मिल रही है, इसका मीनिंग ये देखो ये ऊपर चला गया। और मैं यहाँ बता दूं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देयरफॉर sp मिक्सिंग ऑकर्स, ठीक है।
12 इलेक्ट्रॉन है जैसे मैंने आपको बता दिया। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने बता दिया ऑक्सीजन का। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने एक और जगह क्यों छोड़ दी थी, ये मैंने छोड़ दिया था इसके लिए, किसके लिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल O2 पॉजिटिव, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे O2 पॉजिटिव लिख देते, O2 नेगेटिव। अगर O2 नेगेटिव, क्योंकि मैंने नाइट्रोजन पॉजिटिव करके दिखाता है, नेगेटिव करके दिखाता हूँ। अगर यह नेगेटिव है, इसका मीनिंग एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तब जाके बीच में क्या बनेगा, O2 नेगेटिव, ठीक है। तो कैसे लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये होगा 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव में कितने आएंगे, एक बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये होगा 9। एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से कंपेयर में बढ़ गया। फिलिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। एक मुझे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या है कि देयरफॉर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 7/2, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3/2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। तो इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना कि इस तरह से पॉइंट में भी बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है, इस बात का बच्चों ध्यान में रखना, ठीक। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये तो हो गए दो केस, मींस जहाँ पे sp की मिक्सिंग होती है, जहाँ पे नहीं होती, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताते आना चाहिए कि sp की मिक्सिंग होगी नहीं। देखो मैंने ये लिखा मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट एटम्स, इसका मैंने एग्जांपल लिया हूँ। देखो मैंने एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे, ये है हमारा Cn नेगेटिव और ये हमारा कौन सा NO, ये हमारा NO मॉलिक्यूल। मैंने क्यों इनका एग्जांपल लिया, क्योंकि ये दोनों पेपर में आते हैं, अच्छे से आते हैं। देखो Cn नेगेटिव की बात है, यहाँ पे मिक्सिंग हुई है क्या, नहीं हुई है। पर अगर मैं NO की बात करूँ तो यहाँ मिक्सिंग हुई है। क्यों ऐसा हुआ होगा, देखो Cn के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उधर भी 11 12 13 14 उधर भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल Cn आया वहां पे sp की मिक्सिंग नहीं होती, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, केस 1 की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कौन सी कैटेगरी में आता है, केस 2 वाली कैटेगरी में आता है, जहाँ पे sp की मिक्सिंग नहीं होती। और इस बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पे इसीलिए sp की मिक्सिंग नहीं हुई और पी पाया देखो ऊपर चला गया। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, देखो Cn नेगेटिव की, तो यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। देखो Cn नेगेटिव पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मीन्स इसका जो नेचर होगा डायमैग्नेटिक नेचर होगा, बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। पर अगर NO को देखो, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर मिलेगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करिए वो आप आराम से निकाल सकते हो। मेरा काम क्या था, बस आप एक बार इसको देख लो अच्छे से, आप इसको देख लो सो दैट दिक्कत ना हो कोई। हाँ अच्छे से दिख रहा है आपको, हर एक टर्म क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते थे। आगे क्या है, आगे ट्रिक। ट्रिक क्या है, देखो अब क्या होगा, आपको हर जगह इतने बड़े बड़े डायग्राम नहीं बनाना। आशा करता हूँ यहाँ तक सब समझ गए हो। पहली बात तो कुछ नहीं समझा है, बताओ मुझको। ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी हर जगह, ठीक है, क्योंकि आप हर जगह बनाओगे थोड़ी ना। पहली बात, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितनी करोगे प्रैक्टिस उतने आपको हो जाएगी दिमाग में याद कि भाई ऑटो के सबसे ऊपर में क्या आता है, कौन कैसा है, सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है। पर एक ट्रिक याद रखना, क्या करना, किसी भी आपका एटम आएगा तो क्या करना, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड आए, ठीक है, जैसे कि 13 15 17 अगर ऑड आ गया, ठीक है, तो जो हमारा कंपाउंड होगा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। हमारा जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन आते हैं, जैसे कि 12 14 16 अगर ऐसे आते हैं, तो हमारा क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर 16 आ गए, अगर 32 आ गए, ये तीनों 10 16 32 तीनों इवन है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। परंतु ये फिर भी कौन से नेचर के होते हैं, ये होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। उसमें एक एक्सेप्शन कौन है, O2 16 इलेक्ट्रॉन के साथ, S2 32 इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक होता है 10 इलेक्ट्रॉन के साथ। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं,
डायमैग्नेटिक इन नेचर, सॉरी ये तीनों तीनों होते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये एक्सेप्शन और एक्सेप्शन तो क्वेश्चन बनते तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। देख लो अच्छे से, मैग्नेटिक ट्रिक, ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, पैरामैग्नेटिक अगर ऑड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक अगर इवन इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन है 10 16 32, वो होता है पैरामैग्नेटिक। अगला है बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक भी ऐसी है कि अगर आपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर दिए, ठीक है, ठीक है, तो कैसा है कि अगर आपने टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 8 आए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0, 9 आए तो 0.5, 10 आया तो 1, और वो बढ़ जाता है 11 12 13, 14 पे आता है 3, ठीक है। 8 से लेकर 14 तक बढ़ेगा 0, 1.5, 1, 50, 1.5, 2, 2.5, 3, मीन्स 8 से लेकर 14 तक बढ़ा। 14 से क्या होगा, आगे कम होते जाएगा। देखो 14 बाद 15 आया तो 2.5, 16 आया तो 2, 17 आया तो 1.5, 18 हुआ तो 1, 19 हुआ तो 0.5 एंड 0 पे मीन्स 20 पे वापस बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0। 0 मीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक। इसका मीनिंग क्या है, मुझे आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पता है तो हम मैग्नेटिक नेचर और बॉन्ड ऑर्डर दोनों निकाल सकते हैं। देखो डिपेंड किस पे करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो हम बता देंगे पैरामैग्नेटिक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो हम बता देंगे कि वो क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस श्रेणी में आ गए तो हम बता देंगे कि उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो टेबल आप अच्छे से याद करना, दोनों ये भी और इसके पहले वाला भी। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पूरी थ्योरी एकदम डिटेल में पता लग गई। इतनी डिटेल में मैंने आपको हर एक पॉइंट कवर करवा दिया, कोई पॉइंट नहीं छूटा भी इसमें, ठीक। अब आगे चलते किस पे, हमारे क्वेश्चन पे आते, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करता हूँ जिसको मैं क्या बोलता हूँ, PYQs, ठीक है, PYQs का सेक्शन है यहाँ पे। तो हम करते हैं स्टार्ट। हाँ अच्छा, मुझे कुछ याद है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैंने एक बात छोड़ के रखी थी यहाँ पे, एक टॉपिक मैंने छोटी सी बात, वो क्या थी कि वो ये थी, हाँ यहाँ पे एक बात क्या आती है कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, बट जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल वो सिमेट्रिकल नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इस डायग्राम को पहले आप अच्छे से देख लो, ठीक है। ये देखो अच्छे से देख लो इस डायग्राम को, चाहे तो इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैंने ब्राइटनेस हल्की सी डिम कर दिया, ठीक है। आप इसको देखो अच्छे से, और ठीक है, अब मैं जाता हूँ स्क्रीन के पास, ठीक है बच्चों। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि देखो क्या होता है, जो हमारे अभी अभी हमने देखा, ठीक है, कि कैसे बनते हैं हमारे सिग्मा और पाई। ये हमारे देखो सिग्मा बॉन्डिंग है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्या होता है, जो अगर हम इसको जेड एक्सिस में रोटेट करें 180 डिग्री, अगर हम इसको रोटेट करेंगे ना तो भी हमको सेम ही ऑर्बिटल मिलेगा, सेम का सेम है। यहाँ पे भी हमको सेम मिलेगा सिग्मा के केस में, ठीक है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल टू रोटेशन अलोंग बॉन्ड एक्सिस, मींस अगर ये जेड एक्सिस के प्रति हमने इसको रोटेट किया 180 डिग्री या 90 डिग्री तो हमको सेम मिलेगा, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर आपने इसको रोटेट किया तो अगर जो दूसरा मिलेगा हमको, देखो फेस चेंज हो गया, अगर ये दोनों माइनस थे ये दोनों प्लस थे, अब देखो प्लस इधर आ गया माइनस इधर आ गया, मीन्स जो उसका आपने रोटेट किया 180 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 रोटेट किया तो इसका फेस बदल जाता है। इसी कारण से ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होते हैं अनसिमेट्रिकल, बट सिग्मा जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। इस बात को बच्चों ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। तो ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गया होगा। अपन चलते हैं जहाँ से मैं आया था, ठीक है। कहाँ तक अपन चले गए थे, हम आ गए थे यहाँ वाले सेक्शन में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं किस पे, हमारे जो 2020 मतलब 2018 से लेकर जो नीट के क्वेश्चन है, पहले हम नीट के देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जेडब्ल्यू के, ठीक है। देखना चालू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज विच ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अभी अभी हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन सबका एमओटी डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ऐसा ही आप लोग सोच रहे होंगे, पर हमारे पास तो ट्रिक है ना। अभी तो हमने देखा, ये ट्रिक देखे ना हमने कि अगर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हम बता देंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखो इसके निकालते हैं। कार्बन कितने देगा 6, नाइट्रोजन कितने देगा 7, +1 है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा टोटल 7, 13 -2 मीन्स आएगी 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे एक -1 हो जाएगा चार्ज के कारण। कार्बन कितने देगा 6, ये देगा 7, कितना हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कितने देगा 7, ऑक्सीजन कितने देगा 8, हो जाएगी 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। CN कितने देगा, C देगा 6 और ये देगा 7,
और +1 तो कितनी हो जाएगी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमको ये बात पता है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर जो हमने अभी देखा था, सबसे ज्यादा 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर और किस पे होता है 14 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14, ये वाला। केवल 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो गया, और वो मुझसे भी कम टाइम लगता मुझे, क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए मुझे 30-40 सेकंड लग गए। अगर आप इसे करना चाहो तो केवल 10-15 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका आया 14 इलेक्ट्रॉन किसका है Cn नेगेटिव। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन समाप्त। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अभी मैंने इतने बार बताया, ठीक है, ये बात आपको कि O2, अभी हमने देखा क्या, रुको, पहली बात कंसेप्ट क्या हमारा, पैरामैग्नेटिक कौन होगा जिसके अंदर आएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से है तो हमें इन सब का क्या डालना पड़ेगा, एक एमओटी डायग्राम बिछाना पड़ेगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की टुक 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 फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे करते फिलिंग जाएगी। फिर हम देखेंगे अच्छा सबसे ऊपर ये आ रहे हैं, तो फिर हमको लगेगा कि भाई अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो पैरामैग्नेटिक नहीं तो नहीं, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन को निपटाने के लिए हमारे पास क्या है ट्रिक। ट्रिक क्या थी, ये देखो, ट्रिक क्या थी बच्चों, ये थी कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड आ गए तो पैरामैग्नेटिक, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन आ गए तो डायमैग्नेटिक। उसमें एक्सेप्शन कहते हैं 10, 16 और 32। तब देखते क्या होता है, ठीक है। इसके बाद था ये रहा, ठीक है। तो देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, लिथियम कितना है, हाँ ही मींस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, और ये टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ, ये है हमारा जो ये पहला है, ये हमारा इवन, ठीक है, ये हमारा इवन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है इवन, ये भी सभी इवन है, ठीक है, मींस सभी डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। पूछा क्या पैरामैग्नेटिक, एक एक्सेप्शन कौन था विद 16 इलेक्ट्रॉन, ये था एक्सेप्शन, और कौन था ये हमारा प्यारा ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। आसान था। आगे बढ़ते हैं। Which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to molecular orbital theory? इनमें से कौन से मॉलिक्यूल है, कौन से मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है ओनली पाई बॉन्ड। मैंने आपको बताया था ये एक एक्सेप्शन था, याद है आपको, मैंने आपको किसने बताया था, मैंने आपको बताया था कार्बन के समय पर, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद नहीं होगा तो मैंने आपको कार्बन के टाइम में पॉइंट लिखा के दिया था, वो क्या दिया था कि ये देखो, कार्बन के अंदर क्या होता है C2 हैव डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, ठीक है, हमने लिखा दीज 2 बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है बच्चों, ध्यान में रखना, 2 बॉन्ड दोनों पाए, आमतौर पे ऐसा नहीं होता, आमतौर पे क्या होता है कि एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। इस बात को बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोग से। मैं पढ़ाते पढ़ाते मिस्टेक कर दूं चलेगा, आप डीपी मिस्टेक कर चलेगा, पर पेपर में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इतनी प्रिपरेशन करते हैं ना, ठीक है। वैसे मैं नहीं करता मिस्टेक, बस एक बात की बात बता रहा था आपको ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ये रहा C2, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर क्या होता है बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, 2 बॉन्ड होते हैं बस और दोनों पाई होते हैं। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हमको ये बात पता है कि जिसका कॉन्सेप्ट क्या, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0 तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैं जब आपको ये करा रहा हूँ, देखो ये तो मैंने अभी आपको कराया, ठीक है, यही मैंने आपको कराया, इसमें तो पता है हमको एग्जिस्ट करते ही करते हैं। एक एक्सेप्शन है वो हीलियम का, ठीक है, ये हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो क्या होगा अगर मैं हीलियम का एमओटी पढ़ूंगा, देखो यहाँ पे एक बनाऊंगा, यहाँ नहीं बनाता हूँ, अच्छे से देखते हैं। हीलियम का आएगा 1s, ये हो गया 1s, ठीक है, हो गया हीलियम, ठीक है। अगर मैं इससे 2 ऑर्बिटल बनाता हूँ, यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, ठीक है। इसके अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना चालू किया जाए, यहाँ पे एक, ठीक है, और यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2, ठीक है, 2 है इसके पास। हीलियम क्या होता है, इस एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, दोनों में 2, ठीक है, 1 2 3 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2 - 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 0 हीलियम का, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 0 होने के कारण हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात को ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। बॉन्ड एंथैल्पी हमने कहाँ देखा था बच्चों,
हमने देखा था ये जो मैं पढ़ा रहा था आपको बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड की बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मींस जिसकी लेंथ होगी ज्यादा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी कम। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं क्या दिया ऑप्शन, मिथाइल के साथ पूरे वो लगे किसको बोलते हैं हेलोजेंस, और हमको पता है देखो फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेंथ जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होते हैं बढ़ते जाती है। ठीक है, लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और ये बात बच्चों हम सभी को पता है कि कोई भी एटम बॉन्ड अपने वैलेंस शेल मींस अपने आउटर मोस्ट शेल से तो बॉन्ड बनाता है। अगर वो आउटर मोस्ट शेल से अगर बॉन्ड बना रहा है इसका मीनिंग सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ आएगी, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ ऑर्डर तो सबसे बड़ा कौन आएगा CH3, फिर I सबसे ज्यादा, फिर CH3 Br, फिर उसके बाद CH3 कौन आएगा फ्लोरीन, और फिर आएगा CH3F। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर पे जाएगा तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर इसका अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा CH3I इधर, फिर CH3Br इधर, CH3Cl इधर, और इससे कम ये। इसका आंसर कौन सा होगा, देखो ऑप्शन नंबर C ऑप्शन होगा। ठीक है, F फिर ज्यादा क्लोरीन फिर ये। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जितना छोटा तोड़ने में उतनी कठिनाई। ठीक, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये डायमैग्नेटिक है, C2 मॉलिक्यूल has 4 इलेक्ट्रॉन एंड्स 2 degenerate pi molecular orbital, iron has 1 electron, bond order of this are this। थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क। ठीक है, आसान है, ऐसा करके देखना। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने बता दिया हूँ आराम से करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में फिर उसका उत्तर बताना कि क्या आ रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 मॉलिक्यूल, ये दिया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना बच्चों, आपको दिखता है एक बार। ठीक है, ठीक ठाक बच्चों दिख तो रहा है वैसे। ठीक है, एक बार ऐसे देख लो आप। ठीक, एक बार इसको देख लो और यहीं पे पॉज कर लो। ठीक है, फिर मैं जो बात बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगी बाद में। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या पूछे कि N2 के अंदर हमको बताने की एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा। देखो मैंने आपको बताया था जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं उसमें धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती आती है। ठीक, दूसरी बात N2 है, N2 में कितने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स sp मिक्सिंग ऑकर्स। ठीक है, अगर sp की मिक्सिंग होगी तो पाई ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं। ठीक है, विल बी इन इज बिलो सिग्मा। ठीक है, जो हमारे ऊपर बनते हैं ना px से, मींस p ऑर्बिटल से जो बोलते हैं पाई ऑर्बिटल बिलो सिग्मा रहता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ कौन आ, देखो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार चारों में कॉमन है, फिर 2, फिर 2 स्टार, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद पाई आ गया, फिर आया सिग्मा। ठीक है, फिर उसके बाद 2p आया, फिर ये आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे पहले 2pz 2px। ठीक है, अगर मैं इसको मैच करना चाहूँ, देखो कहाँ गया हमारा जो N2 था, मैंने कहाँ बनाया था, ये देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो पाई सिग्मा के नीचे, मींस पाई पहले आता है बाद में सिग्मा आएगा। ठीक है, तो वही वहां पे मैं सोचा एक बार इसको आप देख लो एक बार तो आपको आइडिया रहेगा, इसलिए मैं इधर लेकर आ गया। पाई इज बिलो सिग्मा, देखो क्या आना चाहिए पहले, पाई बिलो सिग्मा, फिर उसके बाद इधर ये आनी चाहिए, तो ऑप्शन आएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। ध्यान से देखो सिग्मा स्टार, फिर उसके बाद पाई, ये दोनों इक्वल, ये देखो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन दिए, फिर उसके बाद सिग्मा, फिर उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कौन सी बातें इसमें से गलत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, ए पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज, पता क्या दिक्कत रहता है ऐसे करके कि भाई मेरा जो ये है ना माइक चालू तो है कि नहीं, क्योंकि अगर लाइट बंद तो माइक बंद तो मेहनत चली जाएगी। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below the internuclear axis, electron will reinforce each other, anti bonding has not। करो बच्चों होमवर्क है, आसान है, थ्योरेटिकल है, सब बातें बताइए आपको, करो इसको अपने मन से। फिर क्या है, हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 विद क्वाइट स्टेबल,
भाई बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल, हो ही नहीं सकता। स्टेटमेंट 2, अब एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, गलत है, दोनों बात गलत दे रखी है। हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल, नहीं होता, बॉन्ड ऑर्डर 0 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, नहीं, उल्टी बात नहीं है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, बोथ फॉल्स, बोथ फॉल्स, ठीक है, दोनों गलत। समाप्त। आगे यहाँ जेडब्ल्यू लिख देते हैं यहाँ पे पी वाई क्यूज, फिर से पी वाई क्यूज, ठीक है। अब जेडब्ल्यू का स्टार्ट करते हैं। 2024 टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब लोग आप सोच रहे हो कि भाई इसमें तो ट्रिक भी नहीं लग सकती, इसमें करे तो करे क्या। देखो क्या होता है, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एकदम याद हो जाएगा कि भाई किसमें क्या आता है। जैसे कि हमको पता है कि O2 के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ पे O2 नेगेटिव आ गया, O2 नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, वहां पे जो 2 अनपेड थे एक पेड हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। O2 नेगेटिव है तो O2 नेगेटिव में क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं सबसे ऊपर, अब ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एंटी बॉन्डिंग के अंदर, वो मेरे को दिख रहे क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको भी दिखेगा, तो दोनों में से क्या होगा, दोनों पेड हो जाएंगे, तो क्या आएगा इसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। वैसे ही आपको इनका निकालना होगा, देखो ऑक्सीजन का तो मैंने बता दिया, वैसे ही आपको बाकियों का निकालना है और इसका आंसर आप स्वयं निकालना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ये लंबा क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता मैं इस पर टाइम दूं, क्योंकि मैंने सब बताया डिटेल में, तो आप इसका उत्तर अवश्य ही कर सकते हैं। मैंने ट्रिक आपको क्या बताया कि आपको O2 के बारे में पता है, उसके भाइयों का निकाल दो। आपको N2 के बारे में पता है, उसको कोई भाई नहीं। C2 के बारे में पता है और C2 नेगेटिव है, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और H2 की बात करें हाइड्रोजन की, बस एक दिया, ये भी निकल जाएगा। Cn नेगेटिव और H2 पॉजिटिव भी निकालना आसान है, बस थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं और लंबा नहीं करना चाहता इसको, तो इसीलिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आप स्वयं कीजिए। आप, मुझे विश्वास है कि आप इसको कर सकते जितना मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2 2 and 2 नेगेटिव, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। सोचो कैसे आप इसको कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखो हमको ये बात पता है, देखो मुझे याद है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये आपको भी ऐसे दिमाग में एकदम याद होना चाहिए। क्या देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले की, अभी हमने देखा था ना, कहाँ गया, रुको दिखा देता हूँ एक बार, नहीं तो आप बोलोगे मैं जल्दी बढ़ा दिया। ये देखो अभी हमने O2 में क्या देखा था, देखो O2 में सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये मेरे को बात दिमाग में एकदम अच्छे से याद है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, और एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ आएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ये यहाँ से चले जाएगा। बस हमको ये दिमाग में याद रखना है, इतनी बातें, ठीक है। अगर आपको इतना दिमाग में याद है, और होना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि भाई आपको ध्यान में रहे अपने आप, ठीक। तो क्या होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कोई कठिन बात थोड़ी ना, इतना तो याद हो ही सकता है ना, कोई कठिन बात थोड़ी ना, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। हमको पता है O2 के अंदर कितने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं, तो O2 पॉजिटिव में कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे हो गए 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड, ठीक है। 1 और अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड, ठीक है। एक मिनट, अनपेड थोड़ी ना पूछा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पूछा क्या है, पूछा हुआ है कि पाई स्टार में कितने हैं, तो हमें पता है O2 में कितने होते हैं, 2 पाई स्टार में, ठीक है। अगर वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 2 में से, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा पाई स्टार में। देखा, अभी एक्सीडेंट हो जाता बच गया। O2 नेगेटिव मीन्स क्या होगा, 1 2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो कितना आएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार, ठीक है। किसके अंदर, O2 नेगेटिव, ये कितना होगा O2 पॉजिटिव, और ये होगा O2 के अंदर। तो टोटल कितना हो गया, क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 6 हमारा आंसर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो इसके बारे में बताता हूँ आपको। इससे मुझे कुछ याद आया, मैंने आपको बताया था कि ओरिएंटेशन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको आप समझ लो। देखो क्या होता है, हमने बाय कन्वेंशन क्या मान रखा है कि Z से जितने भी हमारे ऑर्बिटल आएंगे Z से ओवरलैप करेगी, ठीक है। मैं एक बना देता हूँ, ये हमारा है X Y और ये हमारा Z एक्सिस, ठीक है।
अब पहले किसके दिए, 2pz और px, ठीक है। अगर 2pz है और 2px है, अगर मैं z की बात करूं, ठीक है, तो z तो अपना ऐसे ही आएगा, ठीक है, z ऐसे आएगा, z अपना ऐसे आएगा, ठीक है, बराबर वो इस तरह यहाँ पे आएगा, अप्रोच करेगा, ठीक है, मीन्स वो अपना फेस लेकर आते रहेगा। पर 2pz की पर 2px ऐसे आएगा क्या, वो 2px नहीं आएगा, 2px ऐसे रहता है, ऐसा, ठीक है। तो वो जब इधर से जाएगा तो वो ऐसा रहेगा, ठीक है, और ये जो इधर से आ रहा है ना वो ऐसा रहेगा, मीन्स देखो एक ऑर्बिटल ऐसा जा रहा है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे आएगा, मीन्स ये लोग ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, देखो ऐसे, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ओवरलैपिंग कोई मीनिंग ही नहीं होगा इस ओवरलैपिंग का। इस ओवरलैपिंग बोलते हैं ना, प्रॉपर ओवरलैपिंग होती ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है पी के सेंटर में तो नोड होता है, तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग ही नहीं देखने को मिलती। इस कारण से क्या होगा कि ऑर्बिटल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप ओरिएंटेशन, क्योंकि पी एक्स आ रहा है, पीजेड है, पीजेड तो प्रॉपर ऐसे ही अप्रोच करेगा, बट पी एक्स ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे जाएगा वहां पे, क्योंकि इसका एक्सिस तो इधर है, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो जब इन दोनों की मिक्सिंग होगी तो ऐसे दिखेगा, एक ऐसा है और एक ऐसा दिखेगा, तो दोनों की जो मिक्सिंग है प्रॉपर होगी ही नहीं, ठीक है। इस कारण से पहला तो नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा और समझाता हूँ, 2ps एंड px की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे भी वही सीन निकल के आएगा, देखो px है, ये अब इस तरह जाए, एक देखो सर्कल है और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि p ऑर्बिटल के बीच में सर्कल घुसने वाला है, प्रॉपर ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, इसका मीनिंग ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3dx और 3dx माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो देखो यहाँ क्या होगा, देखो एक ऑर्बिटल है उसमें से ऐसा, दूसरा ऑर्बिटल है उसमें ऐसा, ठीक है, एक ऑर्बिटल ऐसा एक ऑर्बिटल वैसा है, तो जब दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, वो भी कहाँ से दिया हो, देखो एक्स और वाई में, मीन्स ये दोनों पता है कैसे एक दूसरे को चिपके आके, देखो दोनों देखो एक्स और वाई प्लेन में, ये देखो ये एक्स वाई, ठीक है। जब ये दोनों को मिलेगा तो ये ऐसे मिलेगा आपको साइड में, ये मान लो कि ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस, तो एक दूसरे को ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और मुझे को बताओ, देखो ये अगर इसको मिलेगा तो क्या होने वाला है, रुको इसको ना सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, अरे ये क्या हो गया, सिलेक्ट करते हैं ना इसको चुपचाप, अरे यार ये तो फोटो हो ही नहीं रहा, चलो कोई नहीं छोड़ो। अगर मैं इसको अगर इसके ऊपर उठा के रखूंगा ना तो वो ऐसे आके बनेगा, मीन्स ये उंगलियां कुछ ऐसे लगेगी, मीन्स प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिलेगा अगर मैं ऐसे फेस टू फेस बात करूँ तो, इसलिए यहाँ पे उनको प्रॉपर ओवरलैप देखने ही नहीं मिलती है। 2s और z की बात की जाए तो क्या होगा, देखो अगर हमारा पास ऐसा एक्सिस है, सर्कल तो हर जगह सेम होता है, और अगर z इस पे फेस टू फेस ओवरलैपिंग मारेगा, मीन्स एक जो ऐसा होगा और एक ओवरलैपिंग ऐसी होगी, ठीक है, इससे प्रॉपर ओवरलैपिंग हो सकती है। केवल ये एक ऑप्शन है जिसकी मेरे को लग रहा है प्रॉपर ओवरलैपिंग बन सकती है, आगे वाला भी मेरे को वैसा ही दिख रहा है सब, ये वाला भी करेक्ट है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, देखो जब हमारा z है, यहाँ से जब हमारा ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, तो जो s है वो तो गोला है, वो तो हर जगह सेम है, तो उसमें जो ओवरलैपिंग होगी ऐसा होगा, ये गोला है और ये इधर से सीधा इसमें मर्ज हो रहा है, ठीक है, इसमें ये। और आप सोच रहे हो कि फिर आंसर ये वाला क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, इसमें जो ऑर्बिटल था ना उसमें कैसा हो रहा था कि वो ऐसे है और जो वो है ना सर्कल वो बीच में घुस रहा है जाके, ये दोनों में डिफरेंस है। ये जो था ना ये 2p है, 2s एंड px वाला, इसमें जैसे कि ये अगर कोई p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल तो सर्कल ऐसे बीच में घुस रहा है, और s z वाले में क्या आगे से घुस रहा है, अगर आगे से जाएगा प्रॉपरली तो ओवरलैपिंग होगी, यहाँ से ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको विजुअलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, चाहे तो लाइक तो नेट में थोड़ा देख लेना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखो एक 2pz है और ये x² माइनस वाई स्क्वायर, ये दो ये भी अगेन xy एक्सिस में, ये z से, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर ओनली डी है। केवल डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी, ये JW 2025 का है। थोड़ा सा मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है पर उतना भी टफ नहीं है, ठीक है, इसको और समझने का ट्राई करना जितना मैंने बताया, और नहीं समझा तो कमेंट करना, मैं और समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्या आप देख के बता सकते हो इस बार कि कौन सा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाला है, क्योंकि आपने इसके पहले थोड़ा सा देख चुके हो। O2 हमको पता है, एक आएगा ये पैरामैग्नेटिक है, N2 तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी एक मिनट ये है और ये भी नहीं है, ठीक है। बताने का ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक्स है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 16, इसके आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। क्लोरीन में कितने आएंगे 9 2 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने आएंगे 16 2 32 इलेक्ट्रॉन, ये कितना आएगा 17 2 34 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या देखा था हमारे ट्रिक में कि हमारे पास एक्सेप्शन है, कौन कौन एक्सेप्शन था,
इलेक्ट्रॉन 32 और इलेक्ट्रॉन 16 दोनों एक्सेप्शन मीन्स ए और डी कहा दिया हुआ देखो ए और डी इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो निकालना कितना आसान था, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने और उससे मैंने आंसर निकाल दिया। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो JW 2025 क्वेश्चन कितने इजीली हो जा रहे हैं क्वेश्चन और कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो मैंने आपको इतने सारे दिखा दिए अभी लेटेस्ट ईयर में। और देखते हैं पेयर ऑफ द स्पीसीज विच हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, क्या पेयर ऑफ स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मींस हमको एक ऐसी स्पीसीज बतानी है जिसका बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक नेचर सेम है। ठीक है, सुनो ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, हमारी ट्रिक से। मींस अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर दोनों किससे बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो क्या करना, इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना सबके। ठीक है, जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए वो पेयर हो जाएगी हमारी आंसर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाता है, इसको करना पड़ा है 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन, आसान था वो। ठीक है सर, द नंबर ऑफ स्पीसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग BF4 SI4 FeX4 और Se4 हैव अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये वाला आप स्किप कर सकते हो, ऊपर वाला ये आपको नहीं पता है, स्किप कर दो इसको। जी मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं बोल सकता, पर इसके बारे में अमॉन्ग दिस एंड दिस हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। निकालो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, O2 के अंदर कितने आएंगे, देखो O2 के अंदर आएंगे हमारे पास 16-17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, 9 to 18, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन, और एंड इसमें कितने आएंगे हमारे पास 16, एक कम हो गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका, इसका दिख रहा है 17 में हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आएगा कि इसमें आएगा 15 में आएगा ना। 15 में कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने ट्रिक में क्या देखा था कि 14 तक बढ़ता है और उसके बाद घटता है, मीन्स 15 में कितना हो जाएगा 2.5, 16 है नहीं 16 में हो जाएगा 2, 17 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, और उसके बाद ये 1 और 1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, तो सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग किया हुआ है, मीन्स स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, वो स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो पढ़ाया नहीं है। ठीक है, चाहे तो मैं आपको बना के बता सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इस टॉपिक का पार्ट नहीं, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हो, देखो SiF4 ये BF4। ठीक है, सब आराम से हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा, SiF4 है ये भी टेट्राहेड्रल बनेगा, इन दोनों में कुछ आंसर आएगा और मुझे लगता है उसमें आंसर क्या आएगा, ये S के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 4, 5, 6, तो ये क्या बनेगा ऑक्टेहेड्रल बना देगा, ये क्या आएगा S के ऊपर आंसर आ सकता है, ट्राई करके देखना। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट क्या है, 1 बॉन्ड लेंथ ऑर्डर और क्या लिखा है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड लेंथ का यही आएगा हमारा, बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी, और यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। हमको पता है कि इसके अंदर कितने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, इतने बार कर चुके हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर वहां से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 1 हो जाएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो भी 1 हो जाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 0 ही हो जाएगा वहां पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगी। क्या ऑर्डर सही दिया हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो ऑर्डर बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर एक यहाँ पे इक्वल होना चाहिए था, मतलब तो मजा आती। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और स्टेटमेंट 1, इसको होमवर्क लेके रखो, इसको भी आप ट्राई करना। ठीक है, मैं इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, और क्या उसके बाद, विच पिक्टोरियल डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें से कौन सा पाई एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये देखो पाई एंटी बॉन्डिंग देखो कैसा दिखता है, तितली का जैसा, जिसमें माइनस अपोजिट में प्लस अपोजिट में। ठीक है, देखते हैं तितली कहाँ दिखती है अपने को, तितली कहाँ दिख रही है, यहाँ पे और यहाँ पे दिख रही है, पर हमको कौन सा देखना है, ये देखो ये जो डार्क और ग्रीन दिखा रहा है ना, ये प्लस माइनस, ध्यान से देख लो इसको, दिख रहा है ना डायग्राम आपको, अच्छा ठीक है, दिख तो रहा है अच्छे से। ये इसका आंसर होगा, आपको ऑर्बिटल पूछो तो, और क्वेश्चन देखो 2020 का, मीन्स कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का, 3 ऑप्शन। ठीक है,
या ऑप्शन सी जो भी हो। मीन कहने का मीनिंग क्या मेरा कि उतने टफ क्वेश्चन नहीं आते इसके, अगर आपको ट्रिक पता है और प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है तो आपके बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए, वो आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो पहला ये वाला क्वेश्चन दिया होमवर्क, इसको करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करके देखो, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। और वीडियो भी अच्छा खासा लंबा हो ही गया। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये मैंने एक होमवर्क में दिया है आपको, ठीक है, इधर JEE में। और ये देखो ये वाला एक होमवर्क दिया था 2024 में, और नीट में मैंने देखो ये वाला होमवर्क दिया है, और यहाँ पे एक होमवर्क दिया हुआ मैंने, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है हमारे पास होमवर्क के लिए? बस ठीक है, इतने मैंने होमवर्क दिया हूँ। तो आशा करता हूँ बच्चों कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझा होगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा, पूरे ध्यान के साथ देखा बच्चों। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जिन्होंने भी लेक्चर अटेंड किया पूरा एंडिंग तक। मैंने ट्राई किया कि सभी कुछ कवर कर दूँ, ठीक है, जितना हो सके उतना डिटेल में मैं चाहता था इसको कवर करना, और मैंने उतनी डिटेल में कवर कर दिया है। आपको सब कंटेंट से मिल जाएगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए, ठीक है। और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं उस पर टॉपिक लाने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।